हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज है हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपनी पृथ्वी की गतियां हैं। ठीक है, अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम आज अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो 2 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज नेटवर्क इशू था, तो क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से हमने आपको क्लास नहीं दे पाई है। सो वी आर आई एम सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, संडे ऑफ नहीं तो संडे को भी मैं कोशिश करूँगी क्लासेस दूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कराऊँ। आप टेंशन मत लें, जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रही है हमारी प्यारी एनसीईआरटी, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कह रही है, जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी 2 प्रकार की है। पृथ्वी की गति क्या 2 प्रकार की है? तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। इस बात का ध्यान रखना, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 तुम्हारा घूर्णन होगा, नंबर 2 क्या होगा? परिक्रमण होगा। ठीक है, तो घूर्णन और परिक्रमण में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो एक बात और कहूँगी कि जो भी कन्फ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, जहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के। तो इसलिए आपको हर चीज़ को क्लियर करके रखना होगा। ये क्लियरिटी कैसे आएगी? आपको एनसीईआरटी सीरीज अच्छे से देखना है, मल्टीपल टाइम देखना है, और जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ फिर से देख लीजिए। ये सुविधा होती है ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि आपके पास सारी क्लासेस बनी रहती हैं। और हाँ, अगर और जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है या फिर एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, देन आपका क्या होगा, आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। और जो भी आपको कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, जो गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, वो सारी यहीं पे आपकी हो जाएंगी, एग्जाम हॉल में नहीं होंगी। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई पृथ्वी अपने घूर्णन क्या होता है, घूर्णन के बारे में कह रहा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अभी आपको समझाने वाली हूँ, जिससे आपको एग्जाम हॉल में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कैसे समझाऊंगी? तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बना देती हूँ। देखो, जैसे कि ये है हमारी, 1 मिनट गाइस, ये है हमारा क्या, यज्ञशाला मान लीजिए, या कुछ भी सर्कल मान लीजिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ हम खड़े हुए हैं। कहाँ हम खड़े हुए हैं? तो ये हम खड़े हैं, ये हम है। कौन है? ये हम है। ठीक है, 1 मिनट, ये हम है। कौन है? हम है। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि परिक्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगी परिक्रमण की। तो परिक्रमण मतलब परिक्रमा, परिक्रमण मतलब परिक्रमा। तो ये आप कुछ भी मान लीजिए, इसको आप मंदिर मान लीजिए। ठीक है, ये मंदिर हो गया आपका। ठीक है, ये मंदिर हो गया, कुछ भी मान लीजिए, एक जगह है या यज्ञशाला है जिसको हम परिक्रमा करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हमने शुरू किया और यूं परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक है, यूं परिक्रमा लगा रहे हैं, चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल परिक्रमा लगा रहे हैं। ये देखो, परिक्रमा, परिक्रमा, परिक्रमण, ध्यान रखना। जब किसी चीज़ की हम परिक्रमा लगाते हैं, वो परिक्रमण होता है। मान लीजिए ये टेम्पल है, ये टेम्पल है, तो मैं टेम्पल की परिक्रमा लगाऊंगी, मंदिर की परिक्रमा लगाऊंगी, तो वो भी परिक्रमण है। मान लीजिए यज्ञशाला, यज्ञ में जाते हैं, वहाँ भी हम परिक्रमा लगाते हैं, वो भी क्या है, हमारा परिक्रमण होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम घूर्णन क्या होता है? तो घूर्णन के बारे में बात करेंगे। तो ये हम खड़े हैं, तो अभी हम जब चारों ओर ऐसे घूम रहे थे, तो ये हमारा परिक्रमण हुआ था। अब घूर्णन क्या होता है? तो घूर्णन क्या होता है, घूर्णन को ध्यान से सुन। जब जैसे हमने आरती की, मैं आरती कर रही हूँ, तो मैं आरती करके क्या करूँगी, अपने ही स्थान पे घूम जाऊँगी। आरती करके अपने ही स्थान पे घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, किसी चीज के चारों ओर घूमना, यानी कि मंदिर के चारों ओर घूमना परिक्रमण हो गया आपका। ठीक है, और जब आप आरती करके अपने ही स्थान पे घूमते हो, वो क्या हो गया, घूर्णन हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर
हो गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको परिक्रमण और घूर्णन में पता चल गया होगा। अगर हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं तो वो परिक्रमण होता है, और अगर हम अपने आरती करके जब घूमते हैं ना तो वो हमारा घूर्णन होता है। तो इसी प्रकार अर्थ है। अर्थ क्या है? अगर अर्थ सूर्य का परिक्रमा, अर्थ क्या होती है? सूर्य के चारों ओर रोटेट होती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो क्या हो गया? परिक्रमण। और अर्थ अपने भी स्थान पे घूमती रहती है गोल गोल, तो वो क्या हो गया? घूर्णन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जो पृथ्वी का अक्ष होता है वो अपने सतह से वो कैसा है? जो पृथ्वी का अक्ष होता है वो काल्पनिक रेखा है। आपको पता है इस जो भी रेखाएं हैं वो सारी क्या है? अर्थ में काल्पनिक है। और वो क्या करती है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ उसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो कक्षीय समतल कैसे कहते हैं? जो किसके? कक्षा के द्वारा बनाया जाता है। कक्षीय समतल क्या होता है? जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सबको पता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। इसे एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है? गोल है, बॉल की तरह है। तो उस पर क्या है? सूर्य का प्रकाश एक समय में एक ही भाग पर होता है, चारों तरफ नहीं होगा। ये भी मैं अभी ग्राफ से आपको क्लियर करने वाली हूँ। ये पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं हर चीज़ को क्लियर करती हूँ। ठीक है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं भाई। जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ दिन होगा, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ रात होगी। ठीक है, और हमारी अर्थ गोल है, और अर्थ को प्रकाश किससे मिलता है? तो वो सन से मिलता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश मिलता है। आगे बढ़ेंगे। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रादीप्त व्रत कहते हैं। तो भाई प्रादीप्त व्रत क्या है? प्रादीप्त व्रत किसे कहते हैं? तो जो प्रादीप्त व्रत क्या होता है? तो आप प्रादीप्त व्रत लिख लीजिए। ठीक है, अब प्रादीप्त व्रत क्या होता है उसकी आगे की लाइन मत लिखिए, उसको माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एक दो बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप रिकॉल हो जाएगा। तो प्रादीप्त व्रत कैसे कहते हैं? जो ग्लोब पर एक व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रादीप्त व्रत कहते हैं। तो दिन रात को विभाजित करने वाला व्रत कौन सा होता है? प्रादीप्त व्रत। प्रादीप्त व्रत क्या करता है? हमारे दिन और रात को विभाजित करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता। जो व्रत है यह अक्ष के साथ नहीं मिलता। मैंने आपको पहले ही क्लास में अक्ष के बारे में बताया था, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं अभी ग्राफ से आपको हर चीज़ क्लियर करती हूँ। जैसा कि आप ये जो ग्राफ है बना हुआ है मैं बताऊंगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको पूरा करने में अपना कितने घंटे लेती है? अपनी 24 घंटे लेती है। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। तो देखो, घूर्णन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ये अर्थ है, और अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो ये क्या है? घूर्णन है। तो जब ये घूर्णन कितने घंटे में करती है? पूरा 24 घंटे में। और 24 घंटे का क्या होता है? एक दिन होता है। तो घूर्णन के काल को ही क्या कहते हैं? घूर्णन के काल को ही हम दिन कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखो, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। दैनिक मतलब डेली की दिनचर्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ मैं सब आपको, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अक्ष क्या होता है? तो अक्ष है आपका ये जो अक्ष वाली रेखा है, एक मिनट ध्यान से देखना। ये अक्ष वाली रेखा है जो, ओहो, तो हर चीज़ क्लियर करते हुए चलूँगी। ग्राफ नहीं बना रही हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, वो भी हड़बड़ी में नहीं, वो भी हर चीज़ को पढ़ते हुए। तो ये है आपका प्यारा अक्ष। क्या है? प्यारा सा अक्ष है। ये है अक्ष रेखा। क्या है? ये अक्ष रेखा है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? ये आपकी विषुवत रेखा थी। ठीक है, कौन सी रेखा थी? विषुवत रेखा थी। तो ये आपका अक्ष है। अब वो कह रहा है जो प्रादीप्त व्रत है वो अक्ष रेखा से नहीं मिलता। तो ये देखिए, ये आपकी अक्ष रेखा गई है। ठीक है, ये क्या है?
ये आपका प्रादीप्त व्रत है। कौन सा व्रत है? प्रादीप्त व्रत है, जो कि आधे बिल्कुल 20 से डिवाइड करता है, क्योंकि हमारा अक्ष क्या है? झुका हुआ है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुका हुआ है हमारा अक्ष। कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ। और ये है हमारे विषुवत रेखा। तो वो कह रहा है ना, कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये जो विषुवत रेखा से इतना जो स्थान होता है, ये कक्षीय समतल, कक्षीय क्या होता है? कक्षीय समतल होता है। ये हमारा कितने? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान से ग्राफ को समझिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं अभी बताऊंगी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ, ये देखो, ये हमारा व्रत गया है। कौन सा? ये हमारा व्रत गया है, ठीक है। ये गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ध्यान से देखना। ये है आपका प्रादीप्त व्रत। जब सीधी लाइन आएगी तो ये प्रादीप्त व्रत हो जाएगी। तो जो यहाँ से क्या है? हाफ हाफ है, ठीक है। यहाँ से हाफ हाफ है, बट हमारा अक्ष झुका हुआ है। कितने डिग्री? 66.5 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 66.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री झुका हुआ है। और कोण कितने का बनाती है? इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। कोण कितने का बनाती है? 66.5 डिग्री का। झुकी कितनी है? झुकी है 23.5 डिग्री। क्वेश्चन बनेगा कि हमारा अक्ष अपने स्थान पर कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर पूछता है कि कक्षीय समतल पर कितने डिग्री का कोण बनता है, अगर कक्षीय समतल पर कोण पूछता है, ये है हमारा कक्षीय समतल, यहाँ का कोण पूछता है, तो देखो ये लिखा है। तो यहाँ का कोण कितना है? आपका 66.5 डिग्री का कोण है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर पूछता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा व्रत है जो पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करता है, तो वो हमारा प्रादीप्त व्रत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं, तो वो घूर्णन के कारण होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। टाइम पे ध्यान ना दें, आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। जल्द ही आपकी एक्स्ट्रा ज़्यादा क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मैं आपका एक दिन में ही एक चैप्टर फिनिश करवा सकती हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ लोड ना हो, धीरे धीरे पढ़ते चलो और चीज़ें क्लियर करते चलो, ठीक है। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टाइम से, इस बात से आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अब क्वेश्चन एनसीईआरटी खुद क्वेश्चन करवाती है। वो कह रही है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, पृथ्वी अपने स्थान पर ना घूमे, तो क्या होगा? भाई परिक्रमा कर रही है तो घूर्णन करने की क्या ज़रूरत है? तो बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, और दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा। तो क्या होगा? पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब हमारी अर्थ है, ये हमारा प्यारा सन हो गया। क्या हो गया हमारा? ये सन हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। ये है अर्थ, ठीक है। समझ लेना आप लोग, ठीक है। थोड़ा दूर बनाओ, कोई नहीं, समझ लेना। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा सन है, ठीक है। अब अर्थ क्या है? स्थिर है। अर्थ क्या है? स्थिर है। ये क्या है? घूम नहीं रही है, ऐसे ऐसे घूम नहीं रही है। तो सन की रोशनी क्या है? ये पड़ रही है। एक मिनट में दोबारा बनाती हूँ, एक अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। तो आपका ये है प्यारा सा सन, ठीक है, और ये है आपकी अर्थ, ठीक है। ये है अर्थ। अब सन की किरणें क्या है? सन की किरणें जो रोशनी है वो ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे आएगी। और हमारी अर्थ क्या है? स्थिर हो गई है, यानी कि हमारी अर्थ में कोई मूवमेंट नहीं है। हमारी अर्थ में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो क्या है? स्थिर हो गई है। तो क्या होगा बताइए? समझ गए होंगे आप लोग। तो जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट में हमेशा क्या रहेगा? आपका उजेला रहेगा। और इतने पार्ट में हमेशा क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। यहाँ क्या होगा? डार्कनेस रहेगी, और इधर क्या होगा? उजेला रहेगा। तो क्या होगा? जब कंटिन्यू स्थिर रह जाएगी तो आधे भाग में उजेला, आधे भाग में क्या? अंधेरा। तो इस तरह हमारा क्या है? जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी का घूर्णन करना भी जरूरी। जब पृथ्वी ऐसे धीरे 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 घूमती है, तो धीरे धीरे क्या होती है? जहाँ सूरज पहुँचता है वहाँ सुबह, फिर धीरे धीरे दोपहर, शाम, रात, ऐसे घूर्णन काल चलता रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें
क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। पृथ्वी एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। जो हमारी अर्थ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में 365 दिन अकेले दिया गया है तो आप 365 दिन को टिक करेंगे, बट अगर ऑप्शन में 365 दिन और 1/4 दिया हुआ है ये, तो इसको पहले आप चुनेंगे। ठीक है, क्यों? आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है वो भी मैं समझाऊंगी आपको। तो इतने दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं। क्या है, हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए एक वर्ष में 365 दिन मान लिए हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा। कितने घंटे को? 6 घंटे को हमने इससे नहीं जोड़ा है। तो 6 घंटे कैसे हुए भाई? देखो, एक चौथाई भाग यानी कि 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो चौथाई भाग कितना हुआ? 6 घंटा, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 6 चौको 24, तो 6 घंटा। तो वो 6 घंटा हम ऐड नहीं करते हैं। यही 6 घंटे हमारे जुड़ते जुड़ते क्या होता है, एक पूरा दिन बना लेते हैं साल में, 4 साल में। और वहाँ पे ये हमारा जो 6 घंटे हैं, ये ऐड हो के, ये जो 6 घंटे हैं ये ऐड हो के 3 साल में पूरा एक दिन बन जाता है 4 साल में। तो कितने? 24 घंटे बन जाते हैं। तो वो कहाँ जुड़ते हैं जाके? वो हमारे फरवरी महीने में जुड़ते हैं। उस साल फरवरी हमारी 29 की होती है और साल कितना लीप वर्ष का होता है और 366 दिन का पूरा ईयर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि घूमती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। किसने बताया था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने, कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसे बताकर चलती हूँ। तो अब ये नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट ग्राफ आ गया है। इसे आपको बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है और अपनी वॉल पे लगा लेना है। तो एनसीईआरटी की जितनी भी पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। वहाँ से भी आप पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हो और अपना ग्राफ बना के लगा लीजिए, क्योंकि जो ऐसे ग्राफ होते हैं उनसे कई क्वेश्चन बनने की चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हमारा सन है। ठीक है, ये सन है और सन के क्या है, चारों ओर हमारी क्या होती है? सन के चारों ओर हमारी अर्थ रोटेट होती है, घूमती है अर्थ। ठीक है, तो जब अर्थ यहाँ होगी तब क्या होगा? जब अर्थ यहाँ होगी तब क्या होगा? जब अर्थ यहाँ होगी तब क्या होगा? तो देखिए, जब अर्थ इधर होती है, इधर, ठीक है, कौन सी दिशा में? पूरब दिशा में। पूरब दिशा में जब अर्थ होती है यानी कि इस तरफ होती है, तो क्या होता है बताइए? तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी किस रेखा पर पड़ती हैं हमारी? वो सीधी हमारी मकर रेखा पर पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं। ये कब होता है? 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। और जब सन इधर इस साइड जाती हैं सन की किरणें, तो यहाँ सूर्य की रेखा कहाँ पड़ती है? तो यहाँ सूर्य की रेखा आपकी कौन सी रेखा पर पड़ेंगी? यहाँ सूर्य की रेखा आपकी कर्क रेखा पर पड़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है, जब यहाँ ध्रुवों पर पृथ्वी होती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ दिन और रात समान होते हैं। क्या होता है? दिन और रात समान होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे तक मतलब तिरछा पहुंचती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? बसंत जो 21 मार्च है, वहाँ 21 मार्च को क्या होता है? बसंत ऋतु विषुव यानी कि बसंत ऋतु होती है 21 मार्च को। जब क्वेश्चन बनेगा कि जब पृथ्वी उत्तरी ध्रुव पर होती है तो कौन सा दिन बनता है, कौन सी चीज़ बनती है, कौन सी ऋतु बनती है? तो वहाँ पे बसंत ऋतु बनेगी। और जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव जब अर्थ दक्षिणी ध्रुव पर होती है तो शरद ऋतु बनती है। या फिर पूछेगा शरद ऋतु कब बनती है, तो कितने तो वहाँ पे आपको डेट दी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो मैं यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है,
तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था ये सारी चीज़ें कि मिलकर इतने इतने दिन में क्या होता है, आपकी फरवरी बनती है, फिर वहाँ पे लीप वर्ष होता है। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हमने क्या किया, अभी हमने क्या देखा, अपना एक ग्राफ देखा। ग्राफ में हमने क्या देखा कि पृथ्वी पूरे कक्ष पर एक ही दिशा में झुकी है। जो पृथ्वी है हमारे पूरे कक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। देखिए देखिए, दिख रहा होगा, ये देखो, ये देखो, ये ये एक ही दिशा में झुकी हुई है, कहीं भी दिशा उसने चेंज नहीं की है। तो एक बार मैं एक ग्राफ पढ़ लेती हूँ, समझा देती हूँ, फिर एक बार फिर से आपको ग्राफ के पास ले जाऊंगी, ठीक है। तो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। जो एक वर्ष होता है, साल होता है, उसको किस में बांट देते हैं हम लोग? गर्मी में, सर्दी में, बसंत में और शरद ऋतु। शरद मतलब ऋतुएं होती हैं, शरद ऋतु में बांट देते हैं। बसंत ऋतु हुई, शरद ऋतु हुई, जब ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो ऋतुएं हैं, जो हमारा मौसम चेंज होता है, वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मान लो सन यहाँ है, फिर पृथ्वी यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ आई, तो जब पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है तो इसी कारण हमारे क्या होते हैं, क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आता है। ये लाइन आप ध्यान रखें। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो किसकी परिवर्तन के कारण? पृथ्वी की, ना कि सूर्य की। ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की पोजीशन की परिवर्तन के कारण ही क्या होती है, हमारे ऋतुओं में चेंजेस आते हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो हम चित्र हम देख चुके हैं कैसे हम अर्थ रोटेट कर रही है सन की ओर। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। जो 21 जून है उस दिन जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं, तो वो 21 जून को पड़ती हैं, ठीक है। कब पड़ती हैं? 21 जून को पड़ती हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछा पड़ती हैं, ठीक है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधा पड़ेंगी वहाँ पर क्या होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछा पड़ेंगी वहाँ पर कम होगी। मान लो कोई टॉर्च है, आप दीवार पे लगाओगे तो जहाँ पर टॉर्च का सीधा फोकस जाएगा वहाँ ज़्यादा रोशनी होती है, और आसपास की जो जगह होती है वहाँ पर कम रोशनी होती है। सेम सन और अर्थ के साथ होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो कर रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर दिया करें। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है, ठीक है। क्या कह रहा है? क्योंकि वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य की रोशनी बहुत बड़े भाग में प्राप्त होती है। क्या कह रहा है? उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के रेखा के बाद वाले भाग पर, जो रेखा है, रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने का लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। अब कह रहा है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। भाई जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ क्या होगा, दिन बड़ा होगा। मान लो हमारे भारत में ही देख लो, जब गर्मी पड़ती है तो दिन बड़े होने लगते हैं और रातें हमारी छोटी होने लगती हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? दिन छोटी रात होती है। इस पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिए, ग्राफ से एक एक चीज़ क्लियर होगी, ध्यान टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। 22 दिसंबर की बात करेंगे। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होता है। जो 22 दिसंबर आता है तब कौन सा ध्रुव झुका रहता है? दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बहुत समय तक प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और रातें छोटी हो जाती हैं। तो जहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा दिन तक ज़्यादा सीधी पड़ेंगी वहाँ पर लंबे दिन होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। कौन सा अयनांत कहते हैं? दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब हमारे यहाँ दिसंबर होता है, सर्दी होती है 25 दिसंबर को, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? गर्मी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। जो 21 मार्च होता है और 23 दिसंबर होता है तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम विषुव कहते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 23 दिसंबर, कितने दिसंबर को? 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? शरद ऋतु होती है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो क्या कह रहा है? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कह रहा है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी? बसंत ऋतु हो जाएगी। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? आपकी शरद ऋतु होगी। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगेन एक इम्पोर्टेंट लाइन आ गई है जिसमें आपको पूरी इस ग्राफ का क्या पूरा क्रिप्स मिल गया। क्या कह रहा है कि, एक मिनट गाइस, कह रहा है कि देखो मैं इसे सर्कल कर देती हूँ, ध्यान से आप लोग पढ़ लेना। तो पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन रात तथा किसमें? ऋतुओं, मौसम में परिवर्तन होता है। अब हम लोग अगेन अपने ग्राफ की ओर चलेंगे, क्योंकि ग्राफ से चीज़ें क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ग्राफ कहाँ है हमारा? यहाँ होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझते हुए चलना, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम अपने सन के पास जाते हैं। ये है हमारा प्यारा सा सन। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। क्या है? ये है हमारी अर्थ। मैं ड्रॉ पेन से नहीं करूँगी जिससे कि खराब ना हो। ठीक है, हर चीज़ क्लियर आपको दिख जाए। तो ये हमारी, देखो ये तो हमारा हो गया प्यारा सा सन। क्या हो गया? प्यारा सा सन घूम रहा है। ठीक है, अब क्या है? ये हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, यहाँ 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 ऐसे रोटेट कर रही है। वो क्या कह रही थी? वो क्या एनसीईआरटी कह रही थी कि जो अर्थ है वो एक ही दिशा में झुकी हुई है। देखो सारी एक ही दिशा में झुकी हुई है, ये देखो झुकी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ जो पृथ्वी है वो किस ओर झुकी हुई है? उत्तरी ध्रुव की ओर, क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ तुम्हारा ये देखो, ये उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ हमारी पृथ्वी किस ओर झुकी हुई है? उत्तरी ध्रुव की ओर झुकी हुई है। तो हमारी सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। जब कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी होगी और दिन बड़े होंगे और रातें कैसी? छोटी होंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? उस समय सर्दी होगी और दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। तो ये कब होता है? ये आपका 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे अब इधर देखो, ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी क्या है? ये अर्थ हमारी इधर झुकी हुई है। कौन तरफ झुकी हुई है? ये देखिए, ये इधर की ओर झुकी हुई है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुकी हुई है। जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुकी हुई है तो हमारी सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? सीधे मकर रेखा पर पड़ रही हैं। जब मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं किरणें, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी हो जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी। ये कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, इसलिए इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या होता है? यहाँ पृथ्वी किसी भी ध्रुव की ओर झुकी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, यानी कि बीच वाली रेखा पर पड़ेंगी, तो दिन और रात कैसे होंगे? आपके बराबर होंगे। जब दिन रात बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। तो क्या उस समय क्या होता है? उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? वसंत ऋतु होती है। कब? 21 मार्च को। और दक्षिणी में कौन सी? शरद ऋतु होती है। कब? बताइए,
23 दिसंबर को। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो मैं एक बार आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि हमें चीज़ें क्लियर करवाना है, हमें ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं बढ़ानी है, हमें चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये है हमारा सन। ठीक है, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ। रुकना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फ़ॉन्ट साइज बड़ा ही है, इरेज़र का था, 1 मिनट। तो फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर होती जाए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी बच्चों का भला हो सके। तो ये है आपका सन। ठीक है, ये क्या है? सन। अब हम अपनी पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। आगे बढ़ेंगे, ये पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे घूम रही है इधर को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये घूम रही है। ठीक है, अब क्या करना है? अब वो कह रही थी एनसीईआरटी कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक ही दिशा में झुकी हुई है, यानी कि कोई दूसरी दिशा में झुकी नहीं है। ये देखिए, ये झुकी है, ये झुकी है, ये झुकी है और ये। ठीक है, ये झुकी हुई है, ये क्या है? अक्ष है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये मैं बीच में जो रेखा बना रही हूँ वो क्या है? वो हमारी है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। ठीक है, तो जब मैंने आपको पहले क्लास ली थी तो मैंने उसमें आपको बताया था उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होती है। तो मैंने बताया था यहाँ उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव होता है। मैंने बताया था ना कि जो पृथ्वी का ये वाला भाग होता है ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये वाला भाग दक्षिणी ध्रुव होता है। ये क्या होती है? हमारी विषुवत रेखा होती है। और जो यहाँ ऊपर होती हैं, ये यहाँ क्या होती है? कर्क रेखा होती है। और इधर नीचे दक्षिणी ध्रुव तरफ क्या होती है? मकर रेखा होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहाँ क्या है? यहाँ अर्थ हमारी ये उत्तरी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है ना, यहाँ ये वाला उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ झुका हुआ है? सूर्य की ओर झुका है ना, ये सूर्य की ओर सीधा झुका है। तो जब ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, ये हमारी सन की किरणें जा रही हैं। ठीक है, ये तो जब सूर्य की ओर जो चीज़ जिस तरफ झुकी होगी तो सूर्य की रोशनी वहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, तो सूर्य की रोशनी क्या होता है? ये देखो, ये आपकी कर्क रेखा है। 1 मिनट, ये आपकी कर्क रेखा है। जो ग्रीन मैंने बनाई है वो कर्क रेखा है। तो जब सूर्य इधर झुका हुआ है तो सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी ध्रुव पर। तो जब कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव पर है, सूर्य की किरणें सीधा उत्तरी ध्रुव पर पड़ रही हैं, तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? दिन बड़े होंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। और डिफरेंस, और इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? दिन छोटे हो जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में और रातें बड़ी हो जाएंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर अक्ष क्या है? यहाँ पर जो अक्ष है, यहाँ पर देखिए, ये अक्ष कहाँ झुका है? दक्षिणी ध्रुव तरफ झुका है ना, ये दक्षिणी ध्रुव तरफ। तो हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पड़ेंगी? 1 मिनट, तो सूर्य की किरणें हमारी सीधा पड़ेगी मकर रेखा पर। जो मैंने ये ग्रीन बनाई है ये आपकी मकर रेखा है। तो जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो मकर रेखा किस दिशा में होती है? आपको बताया, दक्षिणी ध्रुव में। तो क्या होगा? जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहाँ दिन बड़ा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव पर है, तो आपका दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाएगा? आपका दक्षिणी ध्रुव में दिन बड़े और रातें लंबी होंगी, और उत्तरी ध्रुव में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ आते हैं। अब हमने यहाँ पर विषुवत रेखा खींची है। कौन सी रेखा खींची है? विषुवत। ये हमारी विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है? सीधे कहाँ पड़ रही हैं? आपकी विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। कहाँ पड़ रही हैं? सीधे विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। तो यहाँ क्या है? जब बीचों बीच सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो दिन और रात यहाँ बराबर होते हैं। यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए ऐसे विषुव कहते हैं। विषुव कहते हैं, किसे कहते हैं? जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को
वीडियो शेयर करें जिससे कि उन्हें भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे विषुव किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भैया विषुव किसे कहते हैं। विषुव किसे कहते हैं, जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं उन्हें विषुव कहते हैं। तो विषुव कब होता है हमारा, एक 21 मार्च को होता है और ये एक 23 दिसंबर को होता है। ठीक है, अब वो पूछेगा कि हमारी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं। तो हमारी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी, कर्क रेखा है हमारी कहाँ, कर्क रेखा है हमारी उत्तरी अक्षांश पर। तो उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, हमारा दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। और इधर दक्षिण में जस्ट उल्टा हो जाएगा, दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाएंगी। अब वो पूछेगा कि भाई हमारी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कब पड़ती हैं। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को पड़ती हैं। तो मकर रेखा कहाँ होती है, दक्षिणी ध्रुव तरफ होती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाएगा, दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। जस्ट उल्टा यहाँ पर दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये 22 दिसंबर की पोजीशन है, ये 21 जून की पोजीशन है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर दिए हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है, 21 मार्च 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे विषुव कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मैंने वो भी चीज़ें आपको बता दी हैं ऊपर, ये देखो, उत्तरी अनंत और दक्षिणी अनंत। देखो 21 जून को क्या है, 21 जून को जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी। तो कहाँ पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो यहाँ दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दिन छोटे और रातें बड़ी, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो आप याद रख लो कि जब 21 जून को किरणें कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा में। और कर्क रेखा कहाँ होती है, हमारी उत्तरी अक्षांश पर होती है। तो उत्तरी अक्षांश पर दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। एक चीज़ याद रखोगी तो अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को जब हमारी सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती हैं, किस रेखा पर पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं हमारी मकर रेखा पर। कौन सी रेखा पर, मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो क्या होगा, तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाएगा, दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। इसका उल्टा कर दोगे, उत्तरी ध्रुव में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाएंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। ये वाला आपका छोटा ही चैप्टर था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। और कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो कौन सा, 4th चैप्टर। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।